नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशन में हम दो हिस्सों पर एक साथ वीडियो बना रहे हैं और अभी तक आपने फंडामेंटल राइट पर देखा, दूसरे हिस्से पर आज से उसमें वीडियो हम आपको देने स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिनमें हम सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और इसमें से आपको लगभग हर साल एक सवाल मिलता है। और ये हर साल एक सवाल मिले तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, 100 में से एक सवाल, क्योंकि आईएएस में सवाल का प्रेडिक्शन बहुत टफ होता है। कुछ ही ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर ये कह सकते हैं कि सवाल इससे आना चाहिए। तो ये जो एक्ट वाला पोर्शन हम करने जा रहे हैं तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रक्रिया चालू हो गई, जिससे कहा जाता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को लिमिटेड स्कोप में ऑर्डर, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस के लिए परमिशन मिला था कि वो अपने ज़रूरत भर के कानून बना सके जो कि इंग्लिश स्टैट्यूट या इंग्लिश कॉमन लॉज के वायलेशन में ना हो, और जिससे कि वो अपना काम भी ठीक से कर सके। तो कहा जाता है कि इंग्लिश कोडिफिकेशन की यहीं से शुरुआत मानी जाती है। टू वेरी सर्टेन, वेरी लिमिटेड एक्सटेंट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज परमिटेड टू लेजिस्लेट बाई लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए कंपनी को थोड़ा सा लेजिस्लेटिव पावर भी दिए गए थे। कंपनी जो है वो 1600 में चार्टर हुई, 31 दिसंबर 1600 में चार्टर हुई, जिसमें कि 24 डायरेक्टर्स और एक गवर्नर था। और ये जो बैकग्राउंड है ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जिससे आप एक्ट को ग्रैस्प कर सकें, मैंने वहाँ पर आ जाए परिस्थितियों को समझ सकें। हम जिन एक्ट्स को कवर करेंगे वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट तक जाएंगे। और तो ये जितने हम कवर करेंगे उनका एक लिस्ट आपको दिए दे रहे हैं और इनके पूरे नाम एक्ट को पढ़ाते वक्त बताएंगे। इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बाद जो इसमें से लैक्यूने जो बचे हुए थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सप्लीमेंट्री एक्ट्स पास हुए 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसका चार्टर एक्ट जो कॉर्नवालिस के लिए पास हुआ था 1786, और उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1793 और फिर 1830, फिर 1833 और 1853, ये सब चार्टर एक्ट। इसके बाद रेवोल्यूशन होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप उसे कह सकते हो। उसी दौरान एक एक्ट पास हुआ जिसके लिए आपसे पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्ट, तो ये 1858 का जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट है। उसके बाद जो है वो काउंसिल बन जाती है, वहाँ इंडियन काउंसिल बन जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए। तो काउंसिल एक्ट पास होना चालू होते हैं और बहुत सारे काउंसिल एक्ट पास होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट 3 है और वो है 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 और 1909 जिसे हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के रूप में भी जानते हैं। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट पास होते हैं 1919, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 और इंडियन गवर्नमेंट 1935, और लास्ट में हम एक एक्ट फिर करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इतने एक्ट हम करेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट पर हम देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पर फुल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बिल्कुल फुल क्वेश्चन। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके कंटेंट क्या है और इसके अचीवमेंट्स क्या है, इसके शॉर्ट कमिंग्स क्या है, ये हम आपको लिखा देंगे। जैसा बता देंगे वैसे ही आप लिख लेना है, वैसे ही याद कर लेना। अब इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाना चाहेंगे, इन एक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें जिससे ग्रैस्प कर पाए कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना क्यों। देखिए, जब जो बड़े इंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने ईस्ट में व्यापार करने की बात जब सोची तो एक उन्होंने कंपनी बनाया और उसके लिए सरकार से एप्लीकेशन प्रार्थना किया। क्वीन एलिजाबेथ ने उसे ग्रांट कर दिया और ग्रांट करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे जनरली कहा जाता है, वो अस्तित्व में आई 31 दिसंबर 1600। ये जो है इसमें इनिशियली जो है वो 24 डायरेक्टर्स थे और विद गवर्नर। तो ये 24 डायरेक्टर्स जो एक साल के लिए अपॉइंट होते थे, इलेक्ट होते थे, और इलेक्ट होने के बाद इनको प्रोपाइटर्स, ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स, ये दो टर्म है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंफ्यूज मत करना, वो 1784 से आता है। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं ये कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स में से चुने जाते हैं। तो जिन लोगों का नेट इन्वेस्टमेंट
नॉट लेस देन 500 पाउंड स्टर्लिंग है, वे जो है एलिजिबल वोटर है। वो अपने में से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, 1 साल के लिए चुना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये एलिजिबिलिटी बढ़ा दी जाएगी, 500 से 1000 पाउंड स्टर्लिंग कर दी जाएगी। और जो जिसको लड़ना है डायरेक्टर्स के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 1000 पाउंड स्टर्लिंग की है। माने वोटिंग एलिजिबिलिटी जो है वो 500 पाउंड स्टर्लिंग की है, और डायरेक्टर बनने की एलिजिबिलिटी जो है 1000 पाउंड स्टर्लिंग की है, और ये 1 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ धीरे धीरे व्यापार करना चालू करते हैं। और ये ध्यान रखना कि हिंदुस्तान में आकर के जो फैक्ट्री खोलते हैं, सबसे पहला प्रयास 1608 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने क्यों किया, जिसे बाद में जहांगीर ने कहा उसे डिमोलिश करना पड़ा। उसके बाद सूरत में फिर से 1613 में फैक्ट्री खुली। वो यूं हुआ कि जब चूँकि पोर्चुगीज़ ने ऑब्जेक्शन कर दिया था और मुगलों के पास नेवल फोर्स थी नहीं, तो उनको पोर्चुगीज़ के ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ा, और इससे कहा गया कि आप डिमोलिश कर दें फैक्ट्री। तो उसने डिमोलिश कर दिया, और तो 11 में जाकर के इन्होंने फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली। बाद में बैटल ऑफ स्वाली में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया, पोर्चुगीज़ को। तो हराने के बाद फिर लगा, जहांगीर को लगा कि नहीं, इंग्लिश आर बेटर नेवल फोर्स दैन पोर्चुगीज़, तो उन्होंने परमिशन दे दिया। तो 13 में आकर के फिर फैक्ट्री सूरत में खुली। जो फैक्ट्री खुलती है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी यहाँ आकर के व्यापार करते हैं, उनमें 3 तरीके के कर्मचारी होते हैं। कौन कौन से कर्मचारी होते हैं? फैक्टर होता है, राइटर होता है। ये जो राइटर है यही आगे चल करके सिविल सर्वेंट बनते हैं। और फैक्टर, राइटर और जूनियर और सीनियर मर्चेंट्स, ये ध्यान रखना, ये मर्चेंट्स जो है, और इनका जो ऑर्डर है वो हमने उल्टा लिखा, ये असेंडिंग ऑर्डर में है निचले। तो जो फैक्टर जहाँ होता था उसी को फैक्ट्री करते थे। ये एक फोर्टिफाइड जगह होती थी। ये मोटा मोटी एक गोडाउन है जो जिसमें कि, और इसमें परमिशन था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपने साथ नेवल फोर्स भी रखेंगे। तो नेवल फोर्स इसलिए था कि नेविगेशन में वो अपनी सिक्योरिटी कर सके, क्योंकि कहीं भी पायरेटिंग हो सकती है, कहीं भी लूटे जा सकते हैं। तो ये उनके पास जो है आर्म्ड फोर्स भी था। तो ये एक सेटअप है। तो जहाँ आकर के फैक्ट्री खोलते हैं, तो फैक्ट्री जो होती है वो इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसी को बार बार आप होम गवर्नमेंट करके पढ़ेंगे। तो ये जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री खोली जाएगी, ये डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से नेगोशिएट नहीं करेगी, ये बात नहीं करेगी, ये थ्रू प्रेसिडेंट ही बात करेगी। तो जब तक इंडिया में प्रेसिडेंसी नहीं खुली तब तक ये प्रेसिडेंसी के थ्रू बात करते थे, माने इंडिया डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं थी। और ये ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में नहीं, ईस्ट में व्यापार करने आएगी। क्योंकि हिंदुस्तान खुद ही एक फुल फ्लेजेड कॉन्टिनेंट है, और जब यहाँ पर उनको धीरे धीरे मोनोपोली मिली और बाकी यूरोपियन पावर्स को उन्होंने हटा दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ही सब कुछ बना लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही बन के रह गई। तो ये जब फैक्ट्री होती है, जब इसका लेवल बढ़ता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे आपने पढ़ा होगा, चूंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, बैकग्राउंड पढ़ा रहे हैं, तो 3 जगह प्रेसिडेंसी खुलती है। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये ध्यान रखें कि कोई भी फैक्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी ना किसी प्रेसिडेंसी के साथ अटैच है। फैक्ट्री को अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं है, प्रेसिडेंसी के थ्रू ही राइट लेगा। पहले सूरत फैक्ट्री को ही प्रेसिडेंसी का लेवल दिया गया। जब वहाँ पर जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट हो जाएगा तो प्रेसिडेंसी हो जाएगी, और प्रेसिडेंट होने का मतलब है कि वो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करेगा। तो पहले सूरत में खुली, बाद में बॉम्बे जो है वो गिफ्ट में इनको मिल गया, पुर्तगालियों से जब मैरिज हुई उसकी प्रिंस की, तो वो गिफ्ट में मिल गया। तो बॉम्बे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया 10 पाउंड स्टर्लिंग पर एनम पर। तो बॉम्बे जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्लेस था, जो किसी भी इंडियन प्रिंसिपैलिटी, किसी भी इंडियन स्टेट या किसी भी इंडियन किंग या बादशाह के अंडर में नहीं आता था। बाकी सब जगह उनको कहीं ना कहीं से, किसी न किसी स्टेट से, किसी न किसी किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसलिए बॉम्बे वाज अ प्रेफर्ड प्लेस देन एनी अदर प्लेस। तो ये एक बैकग्राउंड है। धीरे फिर इसमें से एक दूसरा एक्ट जो इसके बाद है, जो इम्पोर्टेंट है, वो चार्टर एक्ट 1726 है। ये अब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लिमिटेड स्केल में पावर मिल रहा है लेजिस्लेशन का अपने फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, लेकिन फिर जो यहाँ बैठ रहे हैं इंडिया में, तो ये यहाँ बैठते हैं और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बैठता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट वेल कन्वर्सेंट विद द कंडीशन ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी हो गई, यहाँ पर जो उनके बीच में इलाका आ गया, वहाँ पर वो कैसे अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाएं। तो लिमिटेड एक्सटेंट द प्रेसिडेंसी ऑफ द बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता वर परमिटेड टू लेजिस्लेट लॉज subject to they are not in the contravention of the statute of England, और दूसरा they were not to be executed, these laws were not to be executed unless and until ratified by the court of directors in England। माने दो कंडीशन है, एक तो यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप कानून बना सकते हैं, दूसरा उनको लागू करने के पहले उनका अनुमोदन जरूरी है, और दूसरा वे कानून जो है वो इंग्लैंड के कानूनों के विपरीत नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से पहली बार 1726 के चार्टर एक्ट के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कानून बनाने का अधिकार मिलता है। दैट कैन बी ट्रीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए वेरी एम्ब्रियोनिक फॉर्म, लेकिन दैट इज सर्टेनली द बिगिनिंग। और इसी के तहत जो है वो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट खोले गए थे। मेयर्स कोर्ट जो खोले गए थे, इनमें स्ट्रिक्टली इंग्लिश लॉज ही लागू होते थे। यह आप ध्यान रखना, आगे चल करके जैसे सुप्रीम कोर्ट आया, ये आया, तो उसमें रहता किसका कानून लागू होगा, तो ये मेयर्स कोर्ट में इंग्लिश लॉ ही लागू होते थे। ये 1726 तक का बात है। इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पुर्तगीज हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, डेन्स हैं, स्वीडिश हैं, इंग्लिश हैं, तो ये बहुत सारे लोग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। फ्रेंच के साथ इनका लंबा संघर्ष चलता है, जिनको एंग्लो फ्रेंच वॉर के रूप में हम जानते हैं, जिन्हें बैटल ऑफ कर्नाटिक भी कहा जाता है। बड़ी घटना जो घटती है सेकेंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बीच में, वो बैटल ऑफ प्लासी है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 और बैटल ऑफ बक्सर, इसके बीच में हिस्ट्री में आपको हम बताएंगे कि 1760 ही होता है, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1760 ये आप इसके ब्लडलेस रेवोल्यूशन है, मीर जाफर को रिप्लेस करके मीर कासिम को बैठाया जाता है। लेकिन बैटल जो है इंपॉर्टेंट है 1764। ये जो तीनों बैटल हैं, प्लासी, 64, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी ग्रांट होती है, ये महत्वपूर्ण है। 65 अभी तो क्लाइव चला गया है, टीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, तब क्लाइव नहीं है, फिर क्लाइव आ जाता है। तो क्लाइव आने के बाद वो जो बैटल ऑफ जो टीटी ऑफ इलाहाबाद होती है उसको इंडोर्स करता है, और उसके तहत ये हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो टीटी होती है इलाहाबाद की, ये शाह आलम के साथ होती है जो मुगल बादशाह है। तो इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल जाती है। दीवानी मतलब है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, और जो निजामत है वो बंगाल के नवाब के पास ही रहती है। दैट इज पॉपुलरली नोन एज डुअल गवर्नमेंट। तो ये जो 1765 में जो डुअल गवर्नमेंट है, ये जो डुअल गवर्नमेंट है, ये 65 से लेकर के, और जब तक हेस्टिंग्स ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया 72 में, तब तक जो है बंगाल को इस तरीके से लूटा गया जैसे दुनिया में शायद ही किसी को लूटा गया। और इसीलिए के.एम. पाणिकर ने इस पीरियड को डकैत राज के रूप में कहा है, डकैत राज के रूप में कहा है, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट है। द इंडियन ऑफिसर्स वर इन्वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट हैविंग द पावर, and East India Company was enjoying all the power without bearing an iota of responsibility। तो ये हो गया कि power was shorn of responsibility and accountability, responsibility was the shorn of the power। तो इस तरीके से इस डुअल गवर्नमेंट के दौरान काफ़ी जो है, और वहाँ पर एक मतलब इंग्लैंड के लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात हो रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि whosoever is coming back from India to England, वो मिलेनियर हुआ जा रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी फटीचर हुई जा रही है। तो माने सिस्टम जो था वो बहुत भ्रष्ट हो चुका था। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, वहाँ के लोगों ने उस पर दबाव बनाया, तो इंग्लिश हाउस ऑफ कॉमन ने, लोअर हाउस ने एक सीक्रेट कमेटी अपॉइंट किया, और सीक्रेट कमेटी अपॉइंट करने के बाद कहा कि देखो इस परिस्थिति के पीछे जिम्मेदारी कौन जिम्मेदार है। तो पाया गया कि ये जो डुअल गवर्नमेंट है और ये जो ब्रिटिश ऑफिस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं, इनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इसकी एक बड़ी वजह है। तो अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए,
तो पार्लियामेंट ने तो इसको चार्टर कर रखा था और पहले चार्टर 15 साल के लिए किया गया था और कहा गया था रिन्यूएबल है यदि कोई बड़ी गलती आपके द्वारा नहीं होती है। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में चार्टर की गई थी उसमें ये था कि सब्जेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड नॉट पुटिंग इनटू हैजार्ड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। माने ये दो कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आपको रिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये रिन्यूएबल हो रहा था लगातार। तो 73 में फिर ये कहा गया कि नहीं, हमको ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय वहाँ का नॉर्थ जो है वो प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा नहीं हम इस, जब उसको रिपोर्ट मिली तो उसने कहा हम इसको रेगुलेट करेंगे। और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इसलिए मिल गई कि कंपनी अप्लाइड फॉर ए वेरी ह्यूज लोन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। कंपनी ने भारी मात्रा में, चूंकि कंपनी वॉज रनिंग इनटू लॉसेस और जो ये लोग कमा रहे थे यहाँ भ्रष्टाचार के कारण, दैट वाज द पर्सनल गेन ऑफ द एम्प्लॉयज, माने जिसको घूस कह सकते हो। तो इस तरीके से पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसे नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। 1770। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें तीन मोटे मोटे वो हैं, तीन क्या चार कह लो ऑब्जेक्ट्स हैं। जब कोई एक्ट पास होता है तो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर होल्ड मजबूत किया जाए जिससे उसके बिजनेस को रेगुलेट कर सके। दूसरा ऑब्जेक्ट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सेंटर ऑफ पावर डिसाइड किया जाए। चूंकि द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया was divided into 3 presidencies, Bombay, Madras, Calcutta, and any presidency was independent from other presidency. उनका आपस में कोई, they were actually separated and independent. हर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड से होता था, एंड नन द प्रेसिडेंट्स वाज एंजॉयिंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ एनी अदर प्रेसिडेंसी। तो ये दूसरा डिसीजन इसका ये करना था कि हम पावर ऑफ सेंटर कहाँ बनाएं, तो सेंटर ऑफ पावर कहाँ बनाएं। तो ये था। दूसरा ये था कि टू सर्टेन एक्सटेंट ब्रिंग द अदर प्रेसिडेंसीज अंडर द कंट्रोल, माने सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिक्वायर्ड। तीसरा ये था कि जो ये है आपका जो जुडिशियल सिस्टम है इसको कंट्रोल, माने इसको रेगुलेट किया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए जिसके पास पावर बेस्ट कर दिया जाए। दूसरा ये किया जाए कि एक प्लेस बनाया जाए जिसके सबऑर्डिनेशन में दूसरे प्लेसेस को कर दिया जाए। तो पार्लियामेंट का कंट्रोल किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीम अथॉरिटी का कंट्रोल किया जाए इसके सर्वेंट्स पर, और जो तीसरा है कि जहां सेंटर पावर का रखा जाए उसका कंट्रोल किया जाए दूसरी प्रेसिडेंसीज पर। तीन ये हो गए, और चौथा है जुडिशियल सिस्टम। तो इनको लेकर के जो एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट में चेंजेस आते हैं, तो ये जो मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें जो सबसे पहला चेंज होगा इसको आप देखेंगे, चेंज इन द होम गवर्नमेंट। होम गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपने रिलेशन को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कैसे चेंज किया। तो ये एक, और दूसरा कि चेंज इन द होम गवर्नमेंट माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इज आल्सो टू बी चेंज्ड एंड रिलेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो टू बी चेंज्ड। तो पहले तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किया गया वो ये किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले हर साल के लिए अपॉइंट होते थे, और साल भर के लिए अपॉइंट हो रहे हैं तो साल भर का टाइम एक तो बहुत कम होता है। दूसरा, री इलेक्शन के लिए उनको लगातार प्रोपाइटर्स की हाँ हजूरी करना पड़ता था। तो जिनको नहीं आना है वो इसलिए लेथार्जिक है कि उनको दोबारा नहीं आना है, और जिनको आना है वो इसलिए अपना काम नहीं देख पा रहे हैं कि उनको तमाम सारे लोगों की सिक्वेंसी करनी है, तब चापलूसी करनी है। तो आइदर वे द परफॉर्मेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अफेक्टेड। तो इसके लिए अब ये सोचा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये जो डग्गा मार बिजनेस है इसको थोड़ा सा रेगुलेट कर दिया जाए। तो क्या किया गया कि द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रेज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 4 ईयर।
अब पहले वो 1 साल के लिए आते थे, अब उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाने लगा। एंड दे वर द 1/4 ऑफ देम वर रिटायरिंग एवरी ईयर, माने 1 साल से बढ़ा करके उनका टेन्योर कर दिया गया 4 इयर्स का, और दूसरा जो है 1/4 रिटायरिंग एवरी ईयर। तो ये इस तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज मेड द परमानेंट बॉडी। और इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसको परमानेंट बॉडी क्यों बनाया गया। इसको परमानेंट बॉडी इसलिए बनाया गया कि जिससे एक्सपीरियंस लोग बने रहे। 1/4 रिटायर करेगा तो 3/4 बचे हुए हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से 1/4 माने 6 हर साल रिटायर करेंगे, 6 हर साल नए रखे जाएंगे, और 18 हर बार एक्सपीरियंस लोग वहां पर बने रहेंगे। तो इस तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज मेड अ परमानेंट बॉडी, और 4 साल के लिए जो अपॉइंट किया जाएगा वो निश्चित रूप से पॉलिसी पर ध्यान देगा, एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देगा। दूसरा बात ये कर दिया गया कि जो वोटिंग एलिजिबिलिटी है तो उसको रेज कर दिया गया, दैट वाज रेज फ्रॉम 500 पाउंड स्टर्लिंग टू 1000 पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 1000 पाउंड स्टर्लिंग कर दिया गया। और दूसरी बात है कि जो एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट द इलेक्शन था उसको 1000 पाउंड स्टर्लिंग से बढ़ा करके 3000 पाउंड स्टर्लिंग कर दिया, माने जिसको डायरेक्टर बनना है उसका शेयर होल्डिंग जो है वो एटलीस्ट 3000 पाउंड स्टर्लिंग पर एनम होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसका बदला गया। दूसरा ये किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने माने जो ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया उसमें ये प्रोविजन बनाया कि जो भी करेस्पॉन्डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया से होंगे वो कमर्शियल नेचर के जितने करेस्पॉन्डेंस होंगे दैट वाज टू बी प्लेस्ड बिफोर द ट्रेजरी, माने ऑल द कमर्शियल करेस्पॉन्डेंस। तो इस तरीके से होल्ड बना है। होल्ड क्या बना है? ऑल द कमर्शियल करेस्पॉन्डेंस, कमर्शियल सारे व्यापारिक जो पत्राचार हैं वो ट्रेजरी के समक्ष रखे जाएंगे। एंड ऑल द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री करेस्पॉन्डेंस वर टू बी प्लेस्ड बिफोर अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, माने ये जितना कमर्शियल है वो ट्रेजरी के समक्ष रखा जाएगा, और जितना मिलिट्री और पॉलिटिकल है वो किसके समक्ष रखा जाएगा? अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वहां ध्यान रखना, सेक्रेटरी जो होता है वो मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये इस तरीके से इन दोनों के अंदर में लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को। दैट इज द चेंज इन द Constitution of the East India Company and relation between the British Parliament and East India Company। इतनी दूर तक की बात हम इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और चूंकि ये बड़ा लेक्चर है तो इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। इसके बाद की बात दूसरे वीडियो। थैंक यू।